अस्सलाम वालेकुम। एडवांस्ड एल्गोरिदम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन के साथ डॉक्टर ज़फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारा लेक्चर नंबर 41 होगा, जिसमें हम पहले RSA सिस्टम को फिनिश करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम। आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एन इंट्रोडक्शन टू RSA सिस्टम दिया था, जो कि हम टाइम की शॉर्टेज की वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर सके थे, एंड दैट्स वाई इन दिस लेक्चर फर्स्ट वी विल फिनिश द RSA क्रिप्टो सिस्टम एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, आए एक जायज़ा लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इश्यूज़ डिस्कस किए थे, द फर्स्ट वन इशू वाज अबाउट द class of residues, यानी कि set of all residues modulo n, and then we discussed two important structures, groups and rings, and the fourth one concept was solving linear congruence equations sum modulo n, and the last one topic was Chinese remainder theorem. Of course, after finishing the Chinese remainder theorem, we gave an introduction of the RSA crypto system. अपने इनिशियल द फर्स्ट वन टॉपिक जो कि द क्लास ऑफ रेजिड्यूज, उसकी तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमने कहा था कि इफ़ फॉर एग्जांपल यू आर गिवन एनी इंटीजर a एंड यू डिवाइड दिस इंटीजर a बाय n, देन इट्स रिमाइंडर कैन बी आइदर 0, 1 और 2, एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू n-1, जिसके मानी ये हो गया कि जब आप किसी भी इंटीजर a को किसी एक n नंबर पे डिवाइड करेंगे तो उसके जो रिमाइंडर्स हैं वो इन बिटवीन 0 एंड n-1 होंगे। हमने कहा था कि दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 इज़ द सेट ऑफ रेजिड्यूज मॉडुलो n। इसके ऊपर हमने कुछ बाइनरी ऑपरेशंस भी डिफाइन किए। फॉर एग्जांपल मैंने एडिशन ऑपरेटर इसके ऊपर डिफाइन किया, एंड द अदर ऑपरेटर विच वी डिफाइंड वाज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर में हमने ये कहा था कि इफ़ फॉर एग्जांपल यू आर गिवन टू इंटीजर्स a एंड b विच बिलोंग टू दिस कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यूज, जिसको हमने zn से डिनोट किया था, तो एडिशन ऑपरेटर हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि इफ़ a प्लस b इज़ लेस दैन n, तो आपके पास a प्लस b की वैल्यू यही रहेगी। बट इफ़ a प्लस b इज़ greater than or equal to n, then we divide a plus b by n and the remainder of this डिवीजन विल बी a प्लस b। सिमिलरली हमने इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो भी डिफाइन किया था। उसमें भी ऑफ कोर्स हमने यही कहा था कि अगर आपका प्रोडक्ट a b अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू n है तो उसका हम रिमाइंडर लेंगे व्हेन वी विल डिवाइड बाय n, और अगर ऑफ कोर्स ये लेस देन n है तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ a एंड b है वो a एंड b ही रहेगा। ये तो हमारा पहला टॉपिक था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यानी कि a set of residues modulo n. Similarly, we defined another class of elements जिसको हमने कहा था reduced set of residues। इसको हमने zn स्टार से डिनोट किया था। हमने कहा था कि zn स्टार में वो एलिमेंट्स हैं जो relatively prime to n है, यानी कि इफ़ फॉर एग्जांपल यू आर गिवन ए नंबर n, सबसे पहले आप उसका कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यूज कंप्यूट कर लें, एंड फ्रॉम दिस कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यूज ऑल दोस इंटीजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n आर इन फैक्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिड्यूस्ड सेट ऑफ रेजिड्यूज। रिड्यूस्ड सेट ऑफ रेजिड्यूज को आपको याद होगा कि हमने zn स्टार से डिनोट किया था। तो लिहाजा zn स्टार इज सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स k which are greater than 1 and of course less than n, and of course this integer k is relatively prime to the integer n, यानी कि all the integers k for which GCD of k and n is equal to 1, all these integers belong to the reduced set of residues. Now after defining this class of residues, यानी कि complete set of residues and complete reduced set of residues, then we talked two important structures. The first one structure was the group. ग्रुप को हमने डिफाइन किया था कि ग्रुप इज़ ए सेट विच इज़ नॉन एम्प्टी, एंड वी सपोज्ड दैट ए बाइनरी ऑपरेशन इज़ डिफाइंड ऑन द सेट G। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होने के माने ये हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ a एंड b आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द set G, then a star b is also an element of G. If this condition is satisfied, then we say that star is a binary operation over G.
इस तरह से हमने यानी कि स्टार्ट इस तरह से किया कि सेट आपके पास एक कोई कलेक्शन है, यानी कि सेट है, नॉन एम्प्टी है और बाइनरी ऑपरेशन उसके ऊपर डिफाइंड है. Then we checked three conditions. The first one was associativity. Associativity, you know, if we multiply or compute first A star B and then we compute star C, or first we compute B star C and then we compute A star with B star C. If the resultant is same, then we say that the associative property is satisfied. Then we checked another property जिसमें हमने कहा था कि if for example there exists an element E such that E star A is equal to A star E is equal to A for all A belongs to G, then we say that E is the identity element in the set G. This was the second condition. And in the third one condition, we said that if for all A belongs to G, if there exists an element B such that A star B is equal to B star A is equal to identity of the set, then we say that B is inverse of A. If all of these three conditions are satisfied in addition to the binary operation, then we say that the set G, which we have already called as non-empty set, is a group under the binary operation star. This was the definition of the group. फिर हमने ये भी कहा कि if for example we are given the element n, कोई इंटीजर n और उसके जितने भी कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यूज हैं वो हम कंप्यूट कर लेते हैं और फिर उसके हम रिड्यूस्ड सेट ऑफ रेजिड्यूज कंप्यूट करते हैं, तो हमने ये कहा था कि द रिड्यूस्ड सेट ऑफ रेजिड्यूज इज़ इन फैक्ट ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. इसके लिए बाइनरी ऑपरेटर को हमने ऑफ कोर्स इस तरह से डिफाइन किया था कि अगर आपके पास कोई दो इंटीजर्स a और b z n स्टार को बिलोंग करते हैं तो इसके माने ये हैं कि GCD ऑफ a n इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली GCD ऑफ b n इज आल्सो इक्वल टू 1. अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ये प्रूव करना चाह रहे थे कि GCD ऑफ ए बी एन इज़ आल्सो इक्वल टू 1. इसके लिए हमने ऑलरेडी चूंकि एक रिजल्ट प्रूव कर रखा था जिसमें हमने कहा था कि इफ GCD ऑफ ए एन इज़ 1 एंड GCD ऑफ बी एन इज़ 1, देन ऑफ कोर्स GCD ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी with n is also 1. Using this result, we proved that if A belongs to Zn star, B belongs to Zn star, then the product of A and B also belongs to Zn star. और इसी तरह से हमने इसकी रेस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज़ जिसमें एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, इनको भी चेक किया और हमने प्रूव किया कि इन फैक्ट Zn स्टार अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज ए ग्रुप. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर वाज रिंग. हमने कहा कि लेट अस सपोज R इज ए नॉन एम्प्टी सेट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर टू बाइनरी ऑपरेटर्स. हमने कहा कि इफ R अंडर एडिशन, if R under addition is an abelian group and R under multiplication is monoid. monoid को हमने कहा था कि इसमें associativity प्रॉपर्टी जो है वो satisfied हो और identity element exist करता हो, then R under multiplication is a monoid. ये हमारी सेकंड कंडीशन थी. और थर्ड जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की थी वो ये थी कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज फ्रॉम द राइट हैंड साइड. इफ ऑल ऑफ दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन वी called R as a ring under addition and multiplication operators. इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहें कि इफ़ वी सपोज दैट Z इज़ ए सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके ऊपर आप यूजुअल जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ले लें, तो देन यू कैन प्रूव वेरी इजीली दैट Z अंडर दीज टू यूजुअल ऑपरेटर्स विच इज़ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ ए रिंग. यानी कि इसको आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर आपके पास एडिशन ऑपरेटर फॉर एग्जांपल जो यूजुअल है वो है और Z आपके पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, तो यू कैन चेक दैट ऑल ऑफ द फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. यानी कि बाइनरी ऑपरेशन इज़ ऑफ कोर्स सेटिस्फाइड. कोई भी आप दो इंटीजर्स लेंगे तो उनका सम भी इंटीजर होगा. और फाइनली उसके बाद आप एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स चेक करना चाहें, आइडेंटिटी ऑफ कोर्स इसमें ज़ीरो होगी. और अगर आप इन्वर्स देखना चाहें तो हर इंटीजर का एक एडिटिव इन्वर्स होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 6 का -6 है, 10 का -10 है और -10 का +10 है. सो ऑफ कोर्स फॉर एवरी इंटीजर a बिलोंग टू Z देयर इज एन एडिटिव इन्वर्स. और एडिटिव आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिव कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है. एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल a plus b is equal to b plus a for all integers a and b. Since all of these four conditions are satisfied, hence we have proved in fact that Z under addition is an abelian group. Similarly, we can prove that Z under multiplication is monoid.
क्योंकि उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है विच इज़ 1. और अगर आप देखें always multiplication is distributive over addition in the set of all positive integers. Hence all of these three conditions are satisfied. We have proved that Z under addition and multiplication, which are usual operators, is a ring. Our next topic was linear congruence equations. यानी कि if you are given an linear congruence equation ax is congruent to b modulo m, our objective was to find the value of x for which this equation is satisfied. इसके लिए हमने कहा कि for example if the inverse of a exist then this equation can be satisfied. क्योंकि अगर इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करता है तो हम दोनों तरफ से इस इक्वेशन को ए इन्वर्स से यानी कि इसको अगर मैं ए डैश कहूँ इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल सी के ए डैश ए इंटू एक्स इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए डैश बी मॉडुलो एम. क्योंकि a dash is inverse of a, hence x is congruent to a dash b modulo m. It means if the inverse of a exists, then this linear congruence equation can be solved very easily. Now the problem was how to find the inverse and or how to check whether the inverse of this integer a exists or not. इसके लिए हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि for example if a is an integer greater than 1 and GCD of a comma m is equal to 1, then inverse of a exist. इसका हमने प्रूफ दिया था. जब हमने इसको प्रूव कर लिया था तो then of course now using the result which I have in fact stated now we can solve the linear congruence equations जो मैंने आपको पहले डिफाइन करके दी हैं यानी कि ax is congruent to b modulo m. Now after discussing this solution of linear congruence equations हमने अगला जो टॉपिक डिस्कस किया था that was the Chinese remainder theorem, जिसमें हमने ये सपोज किया था कि लेट अस सपोज दैट m1, m2, m3 up to mk is a set of positive integers which are all relatively prime to each other, and then we supposed a system of linear congruence equations x congruent to a1 mod m1, x congruent to a2 mod m2 and so on up to x congruent to ak mod mk. फिर हमने कहा था कि our objective is to find the unique solution for this system of linear congruence equations under modulo m, where m is equal to product of all these prime numbers, all these numbers m1, m2 up to mk which are relatively prime. इसके solution के लिए हमने एक capital Mi define किया based on the value of m जो है वो product of all mi's था, तो हमने capital Mi is equal to small m over small mi define किया. फिर हमने देखा कि कैपिटल mi और स्मॉल mi चूँकि एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है, इनका GCD 1 है, तो लिहाजा हमने कहा कि इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड एन इंटीजर yi सच दैट कैपिटल mi इनटू yi इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो mi. इस तरह से हमने कैपिटल mi के इन्वर्सेस कंप्यूट कर ली. एंड देन वी डिफाइंड एन इंटीजर x विच वाज a1 y1 इनटू कैपिटल m1 प्लस a2 y2 इनटू कैपिटल m2 एंड सो ऑन अप टू ak yk कैपिटल mk. और फाइनली हमने ये प्रूव किया कि इन फैक्ट दिस इंटीजर x इज सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस व्हिच वर गिवन इन द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट्स. दिस वाज ऑल अबाउट द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. फिर हमने ये भी देखा कि एनी इंटीजर m where m is product of m1, m2, m3 up to mk can be represented in the form of k tuples. यानी कि इस तरह की रिप्रेजेंटेशन से हमने ये देखा कि if you are given two integers a and b which are for example long and of course less than the value of m, then multiplication and division can be done efficiently by using the Chinese remainder theorem. This was one of the application which we discussed in the Chinese at the end of the Chinese remainder theorem. And our last one topic was RSA crypto system. RSA crypto system का मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन तो दिया था, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम इसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस नहीं किया था. आपके लिए मैं RSA सिस्टम के जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ. फर्स्ट वन स्टेप वाज दैट वी हैव टू कंप्यूट और वी हैव टू फाइंड टू प्राइम नंबर्स p and q which are distinct. And in the second step we have to compute the value of n which is equal to p into q. Of course this n is used in the encryption and decryption modulo n, यानी कि ये modulo n के तौर पे हम यूज़ करेंगे.
The third one step was to compute the Euler-Tauschent function phi n. Phi n आपको याद होगा कि उसको मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है. This is the total number of elements in the reduced set of residues. And in the fourth step, we identified or selected one integer e which is less than phi n and greater than 1, and we also supposed that this integer e must be relatively prime to phi n. Of course, this e is used in the encryption of the messages. And in the fifth step, we computed an integer d which is inverse of e under modulo phi n. Yani ke if e is relatively prime to phi n, then of course there must exist an integer d such that de is congruent to 1 modulo phi n. और finally in the sixth and seventh steps हमने en जिसको हमने कहा कि this is the public key, and finally in the seventh step we said that dn is the secret key. Now of course if we are going to make the encryption, then we should know e of course, and then we should know two prime numbers p and q. And similarly when you are going to make the decryption, of course then you must know the value of e as well as you must know the values of p and q. But of course the secret key d which you already have, that can be computed based on the value of e. This was the entire sequence of steps for making encryption and decryption using the RSA crypto system. इसके लिए आपको याद होगा कि हमने एट द एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ आरएसए सिस्टम एक प्रॉपर्टी भी डिफाइन की थी जिसमें हमने कहा था कि फाई ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू p - 1 इंटू q - 1. फाई इज ऑफ कोर्स द Euler-Tauschent फंक्शन. इसके प्रूफ के लिए ऑफ कोर्स हमने जो लॉजिक यूज़ की थी वो यही थी कि फाई ऑफ p इज इक्वल टू p - 1 if p is prime, and similarly phi of q is equal to q - 1 where q is also a prime. हमने p q के कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यूज कंप्यूट किए, फिर हमने देखा कि कौन से रिलेटिवली प्राइम है, कौन से रिलेटिवली प्राइम नहीं है. तो इस तरह से फाइनली हमने आफ्टर यूजिंग सम अरिथमेटिक हमने कंप्यूट कर लिया और सॉल्व कर लिया कि फाई ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू p - 1 इंटू q - 1 विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ p इंटू फाई ऑफ q. ये तो हमारा लास्ट लेक्चर था जो मैंने एक दफ़ा बड़ी डिटेल से आज आपके सामने इसका रिव्यू कर दिया है. शायद कुछ चीज़ें उस दिन हम मिस भी कर गए थे जो मैंने अभी उनको काफ़ी डिटेल से आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम चलते हैं कुछ रिजल्ट्स प्रूव करते हैं विच वी विल बी गोइंग टू यूज़ इन द RSA क्रिप्टो सिस्टम. जब तक ऑफ कोर्स हम उन रिजल्ट्स को प्रूव नहीं करेंगे देन ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी easy for us to apply the RSA crypto system for the encryption and decryption. आए अपने चलते हैं फर्स्ट वन रिजल्ट की तरफ which is called the Fermat's theorem. The statement of Fermat theorem is if p is prime, a is positive integer not divisible by p, then a power p minus 1 is congruent to 1 mod p, or you may call it a power p is congruent to a mod p. In the proof of this theorem, consider the set ZP, which is the complete set of residues, which should be equal to 0, 1, 2, 3 up to p minus 1 because p is prime. Now multiplying each element of ZP by A mod P, the result is a set A of all the elements of ZP with a different sequence where A is equal to ZP. Now of course A is equal to 0, A mod P, 2 A mod P up to p minus 1 into A mod P. Because we know that A is equal to ZP, hence 0, A mod P, 2 A mod P up to p minus 1 A mod P, this set should be equal to 0, 1, 2, 3 up to p minus 1. Now if all the elements are multiplied together on both sides except 0, we get A mod P into 2A mod P and so on up to p minus 1 into A mod P. And then finally the result will be taken as mod p is equal to 1, 2, 3 up to p minus 1 mod p. Or equivalently we can write it a power p minus 1 into p minus 1 factorial mod p is equal to p minus 1 factorial mod p. Since p minus 1 factorial is relatively prime to p, so it can be cancelled from the both sides, and hence we obtained a power p minus 1 mod p is congruent to 1. Or we can say
that a power p minus 1 is congruent to 1 mod p, or equivalently we can say a power p is congruent to a mod p. It completes the proof of the Fermat's theorem. Fermat theorem की statement ये है कि if a and p are relatively prime to each other, then a power p minus 1 is congruent to 1, or you can say that a power p is congruent to a. This is what we have to prove. इसके प्रूफ के लिए हमने कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यूज लिया अंडर मॉडुलो p, विच इज़ ऑफ कोर्स 0 1 2 3 अप टू p minus 1, 1 2 3 0 1 2 3 अप टू p minus 1. फिर हमने इस कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यूज को a mod p से मल्टीप्लाई कर दिया. जब हमने a mod p से मल्टीप्लाई किया तो यू विल सी कि आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक परमुटेशन होगी ऑफ द ओरिजिनल सेट ZP. क्योंकि दोनों एक दूसरे की परमुटेशंस हैं और दोनों सेट्स हैं, लिहाजा अगर दोनों सेट्स के अलग अलग एलिमेंट्स को, यानी कि सेट आपके पास जो ZP था उसके सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो दैट शुड बी इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स विद द a mod p. यानी कि पहला आपके पास सेट ZP था, उसके सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ZP को मैंने a mod p से मल्टीप्लाई किया और जो मेरे पास रिजल्टेंट सेट बना उसके सारे एलिमेंट्स को, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. क्योंकि दोनों सेट्स थे, एक दूसरे की परमुटेशंस थी, लिहाजा उनके जो रिजल्टेंट्स हैं वो भी ऑफ कोर्स इक्वल होने चाहिए. उनको जब मैंने मैनिपुलेट किया तो मैंने देखा कि a पावर p माइनस 1 mod p इंटू p माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू p माइनस 1 फैक्टोरियल mod p. क्योंकि p माइनस 1 फैक्टोरियल इज relatively prime to p, hence its inverse exists and it can be cancelled from both sides of the equation. And in this way we observed that a power p minus 1 is congruent to 1 mod p. This was the Fermat's theorem which we have proved. Of course इसका जो दूसरा तरीका है, दूसरी जो इसका Fermat's theorem का लिखने का तरीका है वो ये है कि a पावर p is congruent to a. वो बहुत सिंपल है, जस्ट यू मल्टीप्लाई a on both sides of a power p minus 1 congruent 1 mod p, so you will get a power p minus 1 congruent to a mod p. This is another way of representing the Fermat's theorem. Another important result called the Euler's theorem. This is also called generalization of Fermat's theorem. The statement is if a and n are relatively prime, then a power phi n, where phi is of course the Euler-Taussian function, a power phi n plus 1 is congruent to a mod n. Or you can also say that a power phi n is congruent to 1 mod n. In the proof of this Euler's theorem, if n is equal to prime, then phi n is equal to n minus 1, because you know if n is prime, then there are n minus 1 relatively prime integers to n. तो लिहाजा आपके पास Euler's Taussian function phi n will become n minus 1. So it means if n is prime, then by Fermat's theorem a power n minus 1 is congruent to 1, because we know that n minus 1 is equal to phi n, hence a power phi n is congruent to 1, or you may call it a power phi n plus 1 is congruent to a mod n. Hence if n is prime, then we have proved the Euler's theorem. In the second case, if n is not prime and n is a positive integer, then phi n is equal to number of positive integers less than n relatively prime to n. Consider such positive integers as follows. इसको मैंने सेट S1 कह दिया, which is equal to x1, x2, x3 up to x phi n, because there are phi n number of integers which are relatively prime to n. Now multiplying each element of this set with a mod n, we will get another set S2 ax1 mod n, ax2 mod n, and so on up to ax phi n mod n. The set S2 is a permutation of S1 because a is relatively prime to n and also xi is relatively prime to n. Therefore axi should also be relatively prime to n. इसका मैं पहले ही आपको प्रूफ दे चुका हूँ. Hence each axi mod n has value less than n. Hence every element of S2 is relatively prime to n and less than n. The number of elements of S2 equal to that of S1. Moreover, S2 contains no duplicates. It is because of axi mod n is equal to axj mod n, then xi is congruent to xj. But S1 has no duplicates.
On multiplying the terms of S1 and S2, we get AXI mod n and product of it, where I is varying from 1, 2, 3 up to phi n. This is equal to product of xi, where I is running from 1 to phi n. Now, because product of xi, where I is running from 1 to phi n, this product is relatively prime to n, hence it can be cancelled from both sides, and we get a power phi n is congruent to 1 mod n. Or equivalently, we can say that a power phi n plus 1 is congruent to a mod n. Hence, we have proved the Euler's theorem. Euler's theorem में we were given that a and n are relatively prime to each other, and phi n is Euler totient function, and our objective was to prove that a power phi n plus 1 is congruent to a, or you may call that a power phi n is congruent to 1. This was the objective which we were given to prove. इसको हमने प्रूफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया. फर्स्ट वन केस वाज दैट n is prime. If n is prime, then we observed that using Fermat's theorem, the case is trivial and it can be proved. In the case 2, when we supposed that n is a positive integer, हमने इसके all the integers which are relatively prime to n, उनको हमने identify कर लिया. उसको हमने सपोज किया कि लिस्ट ऑफ ऑल द, यानी कि सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n, उसको हमने एक सेट S1 कह दिया, कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स x1, x2, x3 अप टू x phi n. क्योंकि ऑल द इंटीजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n, उनकी टोटल जो मिकदार है, टोटल नंबर जो है, दैट इज इक्वल टू phi n. दैट्स वाई उनको मैंने लास्ट वन जो इंटीजर है उसको इंडेक्स phi n से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. नाउ अगेन, if I multiply each element of this set by a mod n, the resultant will be an other permutation of the same set S1. उसकी रीजनिंग बहुत सिंपल है. If a and n are relatively prime and b and n are also relatively prime, then a b is also relatively prime to n. ये रीज़न यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने कहा कि a x I mod n जो है, इसके जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरी परमुटेशन होगी इन फैक्ट ऑफ द सेम सेट x1, x2 अप टू x phi n. नाउ बेस्ड ऑन दिस लॉजिक वी कैन कंक्लूड दैट इन फैक्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट S1 एंड S2 आर सेम सेट्स, जस्ट उनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो सकता है. नाउ सिमिलरली, इफ वी multiply all the elements of the set S1 and we multiply all the elements of set S2, of course the resultant should be same. हमने यही किया, उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और फाइनली हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ xi वेयर i इज रनिंग फ्रॉम 1 टू phi n, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम टू n है, हेंस इट कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. और फाइनली हमने इसको देखा कि a पावर phi n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, और यू मे कॉल इट a पावर phi n प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod n. यही हमारा आयलर्स थ्योरम था. सो वी हैव प्रूव्ड आफ्टर डीकम्पोजिंग इनटू 2 केसेस. नाउ RSA क्रिप्टो सिस्टम, आपको याद होगा कि हमने पहले एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो डिफाइन कर रखी है. उसमें जो हमने नोटेशंस यूज़ की थी वो इस स्लाइड में एग्जैक्टली मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो वहाँ पे हमने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में डिफाइन की थी, यानी कि E इज़ द इंक्रिप्शन की एंड D इज़ द डिक्रिप्शन की. फॉर एनी नंबर m where m is less than n can be encrypted by C is equal to m power E mod n. M is of course any message or number, and in case of decryption, C power D mod n gives us back the message m. Now in fact we want to prove that the message which we have encrypted using the key, which is using the public key E, when we decrypt this message, it gives us the original message. This is the in fact objective of proving this result. यानी कि हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि C की पावर D is equal to original message. इसके लिए हमने क्या किया, C पावर D mod n कंप्यूट किया. C, you know, this is m power E and whole power D mod n, m power DE mod n, and we know that DE is congruent to 1 mod phi n, hence DE is equal to k phi n plus 1. Now C power D is equal to m power DE is equal to m power k phi n plus 1. Since m power phi n is equal to identity, therefore m power k phi n will also be identity, and hence m power k phi n plus 1 is equal to m. By the above corollary to Euler's theorem, C power D is equal to m power DE is equal to m power k phi n plus 1.
which is equal to m mod n. Hence we have proved that c power d is equal to m because m is less than n. This was the proof of the RSA crypto system. यानी कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ का जिक्र किया कि जो मैंने इस थ्योरम में या इस रिज़ल्ट में नोटेशंस यूज़ की हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो मैंने RSA क्रिप्टो सिस्टम की सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में डिफ़ाइन की थी. वहाँ पे मैंने एक इंटीजर e डिफ़ाइन किया था जिसको मैंने कहा था कि इनफैक्ट दिस इज़ माई इनक्रिप्शन की, और दूसरा मैंने एक और इंटीजर d डिफ़ाइन किया था जिसको मैंने कहा था कि दिस इज़ इन्वर्स ऑफ द इनक्रिप्शन की e अंडर मॉडुलो phi n, जिसके माने ये हो गया कि d इंटू ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो phi n. तो लिहाजा मैं इनफैक्ट प्रूफ यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि व्हेन आई एम गिवन एनी मैसेज m एंड आई मेक द इनक्रिप्शन, then after making the decryption in fact I will get the same original message m. इसके प्रूफ के लिए यहाँ पे आपने देखा कि मुझे ये प्रूव करना था कि c की पावर d शुड बी इक्वल टू 1 और कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n. तो लिहाजा मैंने c की पावर d कंप्यूट की. c जो कि मुझे पता था कि इन केस ऑफ इनक्रिप्शन c इज़ इक्वल टू m की पावर e mod n. तो लिहाजा मैंने c की वैल्यू यूज़ कर ली. तो मेरे पास m की पावर d e c power d will become m power et modulo n. Now because I know that d and e are inverse to each other modulo phi n, hence de is equal to 1 plus k phi n where k is some integer. तो इस तरह से मेरे पास c की पावर d is equal to m की पावर de is equal to m की पावर 1 plus k phi n. जब मैंने m की पावर 1 plus k phi n को सॉल्व किया तो मैंने देखा कि दिस हैज़ बिकम इक्वल टू m, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस रिज़ल्ट एक प्रूव किया है जनरलाइजेशन ऑफ फर्मेट्स थ्योरम, जिसको हमने आयलर्स थ्योरम कहा था, उसका यूज़ करते हुए यहाँ पे ये कह दिया कि m की पावर 1 प्लस k phi n इज़ इक्वल टू m. उसकी रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज यू नो दैट m की पावर phi n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मॉडुलो n. सो दैट्स वाई m की पावर k phi n विल आल्सो बी आइडेंटिटी मॉडुलो n. That's why m की पावर 1 plus k phi n is equal to m into m की पावर k phi n, which is equal to m modulo n. Now it means we have proved that c की पावर d is congruent to m modulo n. This is because m is less than n. Hence we have given the proof that after making the decryption we will return back to the original message m which we have already encrypted. Now let us see an example how does the RSA crypto system work. For example, we are given a message stop. Now using RSA crypto system where p is equal to 43 and q is equal to 59, e is equal to 13, we can encrypt in this way. First of all, we will check whether GCD of e and phi n is 1 or not. हमने देखा कि p आपके पास 43 है, q आपके पास 59 है, तो लिहाजा आपके पास p माइनस 1 की वैल्यू 42 आ गई, q माइनस 1 की वैल्यू 58 आ गई. जब हमने 13 का GCD लिया विद द प्रोडक्ट ऑफ 42 एंड 58, you see that is equal to 1 and hence encryption can be done. Now we can translate stop into its numerical values. As you know कि a की वैल्यू हम 0 लेते हैं यूजली, और b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 एंड सो ऑन. हमने s की वैल्यू इस तरह से देखी तो दैट वाज 18, t जो है वो 19 था, o 14 एंड p इज़ 15. इनको हमने ब्लॉक्स ऑफ साइज़ 4 में डिवाइड कर लिया. तो इस तरह से हमारे पास जो मैसेज था ओरिजिनल, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 2 ब्लॉक्स आ गए हैं, ईच ऑफ ब्लॉक 4. द फर्स्ट ब्लॉक इज़ 1819 एंड द सेकेंड इज़ 1415. तो लिहाजा हमारे पास m की वैल्यूज़ आ गई हैं, e गिवन है. नाउ वेरी इजीली वी कैन इनक्रिप्ट द मैसेज. c इज़ इक्वल टू m की पावर e mod n, n आपके पास p इंटू क्यू है. तो लिहाजा आपने इस तरह से देखा, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे m की पावर e mod n को, तो यू विल सी कि आपके पास इनक्रिप्टेड मैसेज जो है दैट विल बी 2081 एंड द अदर ब्लॉक इज़ 2182. Another example where we can make the decryption. Here we are given 0981, the first block, and the second block is 0461. If this is encrypted using RSA, then our objective is to decrypt it. And the public key is EN, where E is 13 and N is product of 43 and 59. यानी कि N
जो है वो एग्जैक्टली वही है जो हमने लास्ट एग्जांपल में यूज़ किया है। अब आपके पास p इज़ 43, p minus 1 is therefore 42, q minus 1 is 58, e is 13. Now we can compute the inverse of e modulo n, modulo phi n. So you have computed value of d is 937. जब आपने मैसेज को डिक्रिप्ट किया तो आपने c की पावर d कंप्यूट करना है, d you know that is 937. इसको आपने mod 2537 कंप्यूट किया तो as you can see this is 0704. And similarly when you compute it 0461 power 937 mod 2537 this is equal to 1115, जिसके माने ये है कि आपका जो डिक्रिप्टेड मैसेज है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू 0704 वन ब्लॉक एंड अदर ब्लॉक इज़ 1115. अब अगर हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज से इसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उनमें जाएं तो यू कैन सी दैट द मैसेज इज़ हेल्प. इसके माने ये हुए कि इनफैक्ट द मैसेज डिक्रिप्टेड जिसके आपके पास ब्लॉक 0981 और 0461 थे, इनफैक्ट दिस मैसेज वाज हेल्प. So this was another example where we have made the use of RSA crypto system to decrypt a given encrypted message. यहाँ तक हमने RSA क्रिप्टो सिस्टम को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है, यानी कि जो मैंने पहले सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिफाइन की थी फॉर द RSA क्रिप्टो सिस्टम, उसके लिए मैंने कुछ रिजल्ट्स प्रूव किए हैं और फिर मैंने इनफैक्ट दो एग्जांपल्स ली हैं जिसमें एक में मैंने इनक्रिप्शन की है और दूसरे में मैंने डिक्रिप्शन की है. जितनी भी नोटेशंस मैंने यूज़ की हैं उनका ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि मैंने आपको साथ साथ जो है उनके प्रूफ भी दे दिए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये प्रूव करके दे दिया है कि फर्मेट्स थ्योरम क्या है, उसकी चूँकि एप्लीकेशन है, क्योंकि फिर आपके पास आयलर्स थ्योरम इस जनरलाइजेशन ऑफ फर्मेट्स थ्योरम उसका यूज़ था, वो मैंने आपको प्रूफ दे दिया है. एंड सिमिलरली एनी रिजल्ट विच वी हैव यूज्ड इन द RSA क्रिप्टो सिस्टम आई हैव गिवन द प्रूफ ऑफ इट. इसी के साथ हमारा जो RSA क्रिप्टो सिस्टम है उसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आए चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ विच इज़ स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम. वी assume that the text is an array T of length n and the pattern is also an array of length m. We further assume that the elements of P and T are characters drawn from some set of alphabets like 0, 1 or A, B, C up to Z, and the character arrays P and T are often called the strings of characters. We say that the pattern P occurs with shift S in the text T if 0 less than or equal to S less than or equal to n minus m and T S plus 1 comma S plus 2 up to S plus m is equal to P1 2 3 up to m, or you can say that T S plus j is equal to Pj for all j 1 2 3 up to m. If P occurs with shift S in T, we call S a valid shift, otherwise we call S as an invalid shift. Now, after defining this set of notations, we can define the string matching problem. The string matching problem is finding all the valid shifts which a given pattern P occurs in a given text T. आपने देखा कि इनिशियली मैंने एक सेट ऑफ नोटेशंस डिफाइन किया है जिसमें मैंने कहा कि लेट अस सपोज दैट P is a pattern which is of course an array consisting of m characters and T is the text consisting of n characters जिनकी इसकी जो लेंथ है T की वो n है. And we have supposed that these P and T are from some set of alphabets. It could be A, B, C up to Z or it could be 0, 1. These arrays of characters are often called the string as well. हमने कहा कि the pattern P occurs in the text T if P of I is equal to T of S plus I where I is running from 1 2 3 up to m and for S 0 1 2 3 up to n minus m. यानी कि there should exist at least one value of S for which this set of equations is satisfied. If such a value of S exists, then we say that S is a valid shift. And the string matching problem is that if you are given an array T of text and you are given a pattern P, our objective is to find such a set of shifts for which the pattern P occurs in the text T. Here you can see here is one of the examples. Text T is consisting of with length 13, pattern P की जो length है वो 4 है, and you can see that after the shift S is equal to 3, the pattern P is matched with the text T.
Now, before going to design an algorithm for the pattern matching problem, let us discuss a couple of definitions. Sigma star is set of all finite length strings formed using characters from the alphabet sigma. And epsilon is the zero length empty string, also belongs to sigma star. Absolute value of x is the length of the string x, and xy is the concatenation of string x and y. Of course, the length of xy must be equal to length of x plus length of y. Another couple of notations जिसमें हमने prefix and suffix define किया है, यानी कि w is called prefix of x if there exists a string y belong to sigma star such that x is equal to wy, and w is called suffix of x if x is equal to yw for some y belongs to sigma star. ये तो हमारे पास एक सेट ऑफ नोटेशंस और यू मे कॉल इट ए सेट ऑफ डेफिनेशंस था जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ताकि हम इनको आगे यूज़ कर सकें. इनिशियली हमने सिग्मा स्टार डिफाइन किया. ऑफ कोर्स व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी गिवन द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स. We suppose that sigma is equal to set of alphabets, then we have defined sigma star as the set of all the strings of any length, of course the finite length. फिर हमने यहाँ पे एक नोटेशन यूज़ की एप्सिलॉन, जिसको हमने कहा है कि दिस इज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग. ऑफ कोर्स एम्प्टी स्ट्रिंग आल्सो बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार. एंड नेक्स्ट वी हैव डिफाइंड अनदर नोटेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ए स्ट्रिंग. इसको हमने इस तरह से कहा कि इन फैक्ट दिस इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, जिसको हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग एक्स. फिर हमने कहा कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू स्ट्रिंग्स देन एक्स वाई इज़ द कंकेटिनेशन ऑफ एक्स. ऑफ कोर्स the y follows the string x. And then we have defined two important concepts, the prefix and the suffix notation. We said that w is called prefix of x if x is equal to wy for y belongs to some sigma star. और इसी तरह से हमने कहा कि w is called suffix of x if x is equal to yw for some y belong to sigma star. This was the set of some notations which we are going to use in this problem, यानी कि string matching problem. First one, the algorithm which we are going to design is the naive approach. The idea is based on brute force approach. The naive algorithm finds all valid shifts using a loop that checks the condition p1, 2, 3 up to m. If this is equal to ts1, ts plus 1 up to s plus m for each of the n minus m plus 1 possible values of s, then the pattern p matches with the text t after the shift s. The algorithm is very simple, brute force algorithm, जिसको हमने naive approach कहा है. In the algorithm you are given the input as text t and pattern p. First we compute the length of t, then the length of pattern. लेंथ ऑफ टी को हमने n कहा, लेंथ ऑफ p को हमने m कहा, एंड देन वी चेक्ड फॉर s इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू n माइनस m if pattern p 1, 2, 3 up to m is equal to t s plus 1, s plus 2 up to s plus m, then print pattern occurs with the shift s. This algorithm is very simple. जैसा कि आपको पता है कि यूजुअली जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स हैं वो होते ही बहुत सिंपल हैं. एक तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आपने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया है प्रॉब्लम का, और दूसरा ये है कि उसमें प्रॉब्लम की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. इसमें भी आपने देखा कि हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच से जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो एल्गोरिथम की इनपुट में वी वर गिवन द पैटर्न p एंड द टेक्स्ट t. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्यूटेड द लेंथ ऑफ t एंड द लेंथ ऑफ p. फिर हमने चेक किया फॉर ईच 0, 1, 2, 3 अप टू n माइनस m. इसके लिए हमने चेक किया if pj is equal to t of s plus j for all j 1, 2, 3 up to m, then the pattern occurs after the shift s. यानी कि पैटर्न p occurs in the text t after the shift s. So if this condition is satisfied, it means in fact we have proved that the pattern occurs in the text t. So this is the solution which we have given using the brute force approach, जिसको हमने in fact naive approach कह रखा है. If you look at the computational cost of the naive string matching algorithm, outer loop takes value n minus m plus 1 operations, inner loop m, the total cost is n minus m plus m.
As you can see, this brute force approach is not very efficient because the information which we have already computed in finding the value of finding the shift s, you have just thrown away this value or information, and from scratch you have computed this information for the s plus 1. Now the improved string matching problem, जिसको हम यहाँ पे the Rabin-Corp algorithm कह रहे हैं. In case of Rabin-Corp algorithm, we are given a set of alphabets. Initially we are supposing that this is 0, 1, 2, 3 up to 9. We are given the pattern P and text T, and let P denotes its corresponding decimal value for the pattern P, and similarly let TS denotes the decimal value of the length m substring of T s plus 1, s plus 2 up to s plus m. Now Ts is equal to P if and only if T s plus 1 up to s plus m is equal to P 1, 2, 3 up to m. Thus S is a valid shift if and only if Ts is equal to P. Of course, the value of P can be computed using the Horner's rule is listed. As you can see that the value of the pattern P is equal to capital P m plus 10 into P m minus 1 plus 10 into P m minus 2 and so on up to 10 into P1. Of course, with the cost of theta m, the value of P can be computed from the pattern P. Similarly, you can compute the value of the substring Ts when you are given the text T. हॉर्नर रूल की यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी दी है कि 3, 4, 5 की जब आप वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल बिकम 5 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 3 which is equal to 5 plus 340 which is equal to 345. Hence we have converted a string to its decimal value using the Horner's rule. To compute the values t1, t2, t3 up to tn minus 1, tn minus m, when you have already computed the value of t0, it takes the constant time. The approach is explained over here, because once you have computed the value of ts, then compute the value of 10 power m minus 1 into ts plus 1 and remove the higher order digit from ts, multiplying the result by 10, finishes the number left one position and adding ts plus m plus 1 brings in the appropriate low order digit. The formula, as you can see, that ts plus 1 is equal to 10 into ts minus t into s plus 1 into 10 power m minus 1 plus t into s plus m plus 1. The only difficulty with this procedure is that p and ts may be too large to work with conveniently. Fortunately, there is a simple cure for this problem. Compute p and ts modulo some number q and then you can make the computation. Rabin-Corp algorithm को हमने देखा कि इसको हमने फॉर ए मोमेंट ये क्लेम किया है कि दिस इज़ एफिशिएंट one algorithm as compared to the naive approach or brute force approach which we have already used. इसकी जो टेक्निक हमने यहाँ पे यूज़ की वो ये थी कि इनिशियली वी आर गिवन ए सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स. हमने इनिशियली इसको सपोज कर लिया है फॉर ए मोमेंट दैट दिस इज़ अल्फ़ाबेट्स इज़ 0, 1, 2, 3 अप टू 9. ऑफ कोर्स इसको बाद में हम जनरलाइज भी करेंगे, बट फॉर ए मोमेंट वी हैव सपोज दैट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज़ 0, 1, 2, 3 up to 9. Now when we are given a pattern P and we are given the text T, we can compute its numerical values. Numerical values compute करने के लिए हमने Horner's rule का सहारा लिया और इस तरह से हमने strings जो थे उनको convert कर लिया into their decimal values. फिर हमने ये भी चेक किया कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि small p is the decimal value of the pattern P and Ts denotes the length of the substring of length m from the text T, which of course starts after the shift S, then of course if P is equal to Ts, then the pattern P matches with the text T. यानी कि अगर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल होंगी तो हमने ये कहा कि उनके जो स्ट्रिंग्स हैं, इनफैक्ट जो पैटर्न है वो टेक्स्ट T के साथ मैच करेगा आफ्टर द शिफ्ट S. बट नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ P एंड Ts एफिशिएंटली. इसके लिए हमने, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, कि जब हमने P को कंप्यूट किया है तो वी हैव मेड द यूज़ ऑफ द Horner's rules. Similarly, when we compute the value of Ts, we can make the use of Horner's rules as well. इसके लिए पहले हमें T0 कंप्यूट करना होगा
and once we have computed the value of t naught, of course it will be computed in order in the total cost of theta m. So then we can compute the value of t1, t2, t3 up to tn minus 1, tn minus m. Now we have constructed some mechanism that how that value of ts plus 1 can be computed from ts by a constant cost. इसका मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है कि आप आफ्टर मेकिंग सम मैनिपुलेशन एंड आफ्टर मेकिंग द रीयूज ऑफ द इंफॉर्मेशन विच यू हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड इन कंप्यूटिंग टीएस, यू कैन कंप्यूट द टीएस प्लस 1. अब इस प्रॉब्लम को आगे जाके हम देखेंगे कि इनफैक्ट हम अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ टीएस हमने कंप्यूट कर ली है तो उससे हम टीएस प्लस 1 जो है वो कैसे कंप्यूट करते हैं. बट फॉर ए मोमेंट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल. सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आपने टीएस की वैल्यू कंप्यूट कर ली है तो टीएस प्लस 1 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट टाइम में कंप्यूट की जा सकती है. इसका प्रूफ और इसका एनालिसिस हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे. इसी के साथ आज के इस टॉपिक को यानी कि स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम जिसको हमने यहाँ पे रेबिन कॉर्प एल्गोरिथम जो हम डिस्कस कर रहे थे इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसको इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेकिन इसके साथ ही मैं आज के लेक्चर का रिव्यू करना चाहूँगा. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर वी डिस्कस्ड द RSA क्रिप्टो सिस्टम, जिसमें हमने उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द RSA सिस्टम तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन आज हमने उसके लिए कुछ रिजल्ट्स प्रूव किए और फिर हमने कपल ऑफ एग्जांपल्स ली कि हाउ टू मेक द यूज़ ऑफ RSA क्रिप्टो सिस्टम इन इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. इसके लिए ऑफ कोर्स इसकी सपोर्ट में हमने 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस किए. द फर्स्ट वन वाज फर्मेट्स थ्योरम एंड द सेकंड वन वाज द आयलर्स थ्योरम विच वाज इन फैक्ट द जनरलाइजेशन ऑफ द फर्मेट्स थ्योरम. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द लेक्चर we gave an introduction of the string matching problem. इसकी पहली अप्रोच हमने नेव अप्रोच डिस्कस की जिसको हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच भी कहा, और हमने देखा कि द नेव अप्रोच और ब्रूट फोर्स अप्रोच कैन बी यूज्ड विद द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ n माइनस m प्लस 1 इंटू m ऑर्डर. हमने देखा कि इस केस में क्योंकि ये एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट नहीं है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपने s को कंप्यूट किए हुए मालूम कर रखी है उसको इनफैक्ट वी आर नॉट गोइंग टू मेक द रीयूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. आवर नेक्स्ट वन एल्गोरिथम जिसको हमने रेबिन कॉर्प एल्गोरिथम कहा, इनफैक्ट दैट एल्गोरिथम वाज बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच जिसमें हम ऑलरेडी कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन को इनफैक्ट रीयूज करना चाहते हैं. इसका मैंने आपको एक स्ट्रक्चर उसका प्रॉब्लम एनालिसिस वो तो करके दिया है, बट ऑफ कोर्स फाइनली आई हैव नॉट गिवन फॉर ए मोमेंट ऑफ द एल्गोरिथम ऑफ द रेबिन कॉर्प अप्रोच. इस प्रॉब्लम को हम इंशाल्लाह अपने जैसा कि मैंने पहले कहा अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. इसी के साथ डॉक्टर ज़फ़र को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.